Hello student, this is chapter first of history नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ टॉपिक द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जो भी हमारे अभी तक डिस्कशन हुए उससे हम ये पता कर पाए कि राष्ट्रवाद जो था, नेशनलिज्म जो था, वो धीरे धीरे फ्रांस से शुरू होकर बाकी दूसरे देशों में फैल गया और किस तरह से राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म ने एक नया रूप ग्रहण किया, ये हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे कुछ देशों का एकीकरण हुआ या यूनिफिकेशन हुआ। फर्स्ट टॉपिक इज जर्मनी। कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? क्या कोई देश की आर्मी, किसी देश की आर्मी जो है, सेना है, वो उसका एकीकरण कर सकती है? ये बात ट्रू है या ये सच्ची साबित होती है जर्मनी के मामले में। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की शुरुआत जो हुई थी वो डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशंस के साथ हुई थी, लेकिन अब का जो राष्ट्रवाद था वो धीरे धीरे 1848 तक पहुँचते पहुँचते इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका था। अब राष्ट्रवाद न केवल डेमोक्रेसी या रिवोल्यूशन का ही पहचान थी, बल्कि अब राष्ट्रवाद जो है उस राष्ट्रवाद का यूज़ या प्रयोग हमारे जो उस समय के जो राजा थे, मोनार्की थी, उन्होंने अपने तरीके से करना शुरू कर दिया। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। राष्ट्रवादी भावना का यूज़ कुछ कंजर्वेटिव यानी कि पुरातनपंथी जो राजा थे, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और अपने जो राजनीतिक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए किया। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन। ये जो प्रोसेस थी, ये जर्मनी और इटली के मामले में हमें देखने के लिए मिलती है। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स who in 1848 tried to unite the different region of German Confederation into a new nation state governed by an elected parliament। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि जिस समय राष्ट्रवादी भावना जो है मिडिल क्लास में फैली हुई थी जर्मनी के, तो उन लोगों ने एक कन्वेंट बनाकर जर्मनी को एक राष्ट्रीय राज्य बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जो वहाँ का राजा था उसने उनकी जो डिमांड थी उसको अस्वीकार कर दिया और धीरे धीरे उसने सेना की सहायता से उनको दबा दिया। दिस लिबरल इनिशिएटिव to nation building was however repressed by the combined forces of monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia। जिस समय लिबरल्स ने ये पहल की थी, वो भी चाहते थे कि देश का एकीकरण हो। जो जर्मन भाषी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था जर्मनी, उसको मिलाकर एक बड़ा देश बनाया जाए, लेकिन उनकी जो रास्ता था, उनका जो तरीका था वो अलग था मोनार्की से, राजशाही से। इसलिए राजशाही या राजा ने उनको सपोर्ट नहीं किया और बाद में राजा ने सेना और जो लैंड ओनर्स थे, जो जुंकर कहा जाता था जिन्हें प्रशा में, उन सब ने बड़े बड़े लैंड ओनर्स की सपोर्ट से इन लिबरल्स के जो आंदोलन किया गया था और जो ये मूवमेंट चलाया गया था उसको दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। फ्रॉम देन ऑन प्रशा टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। अब क्योंकि प्रशा के कारण ही जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस थी वो रुक गई थी, अब प्रशा के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई थी कि वो जर्मनी का एकीकरण करे। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। वहाँ का जो मंत्री था ओटो वन बिस्मार्क, वो इस नई पहल का एक हिस्सा था या इसका लीडर बना। ओटो वन बिस्मार्क के जो तौर तरीके थे या उसकी पहल के कारण, उसके प्रयासों के कारण ही पर्शिया की आर्मी और पर्शिया की जो नौकरशाही थी उसकी सहायता से वो जर्मनी को एक करने में सक्सेसफुल हुआ। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification। इसके लिए पर्शिया को 3 युद्ध लड़ने पड़े, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से। इन तीनों युद्धों में पर्शिया की जीत हुई और पर्शिया ने जर्मनी के जो
पार्ट्स अलग अलग थे उनको मिलाकर एक बड़े राज्य की का निर्माण किया। और जनवरी 1871 में पर्शिया का जो राजा था विलियम फर्स्ट, उसको जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया गया वर्सेल्स में। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली comprising the princes of the German states, representative of the army, important Persian minister including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। 18 जनवरी 1871 में जो जर्मनी के अलग अलग पार्ट्स थे, प्रशा उनमें सबसे बड़ा पार्ट था, और उसके अलावा जो छोटे छोटे टुकड़े थे जर्मन भाषी, उन सभी टुकड़ों को मिलाकर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, उनकी सेनाएं जो थी, उनके प्रतिनिधि वहाँ पर जो वर्सेल्स का शीश महल था वहाँ पर इकट्ठे हुए। और वहाँ पर ऑटो वॉन बिस्मार्क के साथ साथ प्रशा के और भी कुछ मिनिस्टर्स शामिल हुए। और इस तरह से जर्मनी का प्रशा का जो राजा था उसको जर्मन एम्पायर का रूलर बना दिया गया। कैसर विलियम फर्स्ट की अगुवाई में इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र राज्य के निर्माण में जर्मनी की के किस हिस्से की सबसे ज़्यादा उसमें योगदान था, वो प्रशा था। सबसे बड़ा जो राज्य था उसका ही प्रभुत्व उस पर रहा। द न्यू स्टेट प्लेस्ड a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany। जो नया राष्ट्रीय राज्य बनाया गया उसमें आधुनिकीकरण को अपनाया गया, करेंसी आधुनिक बना दी गई, बैंकिंग सिस्टम चेंज कर दिया गया, लीगल और जुडिशियल सिस्टम था उसमें बदलाव लाया गया। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। पर्शिया क्योंकि उसमें सब उसका लीडर था और सबसे अगुवाई भी उसने की थी उसको इकट्ठा करने में, एकीकरण करने में, इसलिए पर्शिया के जो रूल रेगुलेशन थे उनको पूरे बाकी के जर्मनी हिस्सों में लागू किया गया। और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में निर्मित हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इटली यूनिफाइड। किस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। अभी हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा, अभी यहाँ पर हम पढ़ते हैं इटली के बारे में कि किस तरह से इटली जो कि अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था उसको एक करने में किस का योगदान रहा। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। इटली भी जर्मनी की तरह ही बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, और वहाँ पर अलग अलग राजाओं का शासन था, जिनमें से हैब्सबर्ग शासन जो रूलर थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे। और उनके पास केवल एक जो नेशनलिटी नहीं थी या एक भाषा के लोग नहीं थे, अलग अलग जो भाषाओं के या कल्चर के लोग वहाँ पर रहते थे। ड्यूरिंग द मिडिल of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house। 19th century के मिडिल पीरियड में इटली जो था वो 7 टुकड़ों में बट चुका था, और वहाँ का जो हिस्सा था सार्डिनिया पीडमोंट, केवल उसी पर इटली का जो मुख्य राजघराना था उसका शासन था। बाकी सब जो है दूसरे राजाओं ने कंट्रोल किए हुए थे। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। उत्तरी जो क्षेत्र था वो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग्स ने कब्जा कर लिया था उस पर। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप। सेंट्रल जो रोम जो था उस पर पोप जो कि धर्मगुरु था उसका राज्य था। और साउदर्न रीजन जो था उस पर बारबून किंग, जो स्पेन के बारबून किंग्स थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। इन सभी क्षेत्रों में इटालियन भाषा को भी कोई महत्व नहीं दिया गया था, और बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी वहाँ पर अलग अलग भाषाएं यूज़ की जाती थी। उनके अपने अपने जो राजा थे वो राजा अपनी मनमानी करते थे, और किसी भी तरीके से इटली के जो रूलर्स थे, मेन जो रूलर्स थे, उनका इन पर कोई कंट्रोल नहीं था। ड्यूरिंग द 1830
Giuseppe Mazzini heads out to put together a coherent program for a unitary Italian Republic. Giuseppe Mazzini जो थे वो उन्होंने शुरुआत की यूनाइटेड इटली की कि किस तरह से इटली का एकीकरण किया जाए, और यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक जो प्रोग्राम था वो उन्होंने बनाया और उन्होंने शुरुआत की 1830 में. ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ द हिज गोल. अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि इटली का एकीकरण करने के लिए उसने यंग इटली नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई, जिसमें लोगों को उन्होंने ये जागरूकता की पैदा करने के लिए बनाया था कि इटली को हमें एक बनाना है. द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मींट दैट द मेंटल नाव फेल ऑन सार्डिनिया पीडमॉन्ट under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war. जैसे जर्मनी में जो कॉन्वेंट के द्वारा, लिबरल्स के द्वारा जर्मनी को एकीकरण करने का प्रयास जो अधूरा रह गया था और फिर प्रशा के ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी, सेम उसी तरह की कंडीशन यहाँ भी क्लियर हो गई थी कि जो रिवोल्यूशनरी थे, जैसे गैसिपी मैजिनी थे, इस तरह के जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने जर्मनी के इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किए 1831 में और 1848 में उन्होंने कुछ रिवोल्यूशंस किए, लेकिन वो जो है वो फेल हो गए क्योंकि उसको पूरी तरह से जनता का सपोर्ट नहीं मिला था और राजा का भी सपोर्ट नहीं मिला हुआ था. तो अब जो थी वो जिम्मेदारी जो थी सार्डिनिया पीडमॉन्ट के राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड पर आ पड़ी थी कि वो इसके इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करे. इन द आई ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. जो वहाँ का एलिट ग्रुप था, यानी उच्च वर्ग जो था, वो पूरी तरह से जानता था कि आर्थिक विकास और राजनीतिक जो प्रभुसत्ता प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी था कि किसी भी तरीके से इटली का एकीकरण किया जाए. चीफ मिनिस्टर काउर who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat. जो इटली के एकीकरण में जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर था सार्डिनिया पीडमॉन्ट का, उसका महत्वपूर्ण रोल रहा उसको इटली का यूनिफिकेशन में. ना तो वो क्रांतिकारी था और ना ही कोई डेमोक्रेट या प्रजातांत्रिक जो लिबरल था. Like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. वो दूसरे जो उच्च वर्ग के जो अमीर लोग थे उनकी तरह ही वो चाहता था कि फ्रांस की तरह ही इटली में भी कुछ बदलाव किए जाने चाहिए. थ्रू आ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. इस तरह से जब मेनली कावूर जो था इस चीज़ को समझ चुका था कि फ्रांस के साथ किसी तरह से गठबंधन करके वो ऑस्ट्रिया को हराकर अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता था, क्योंकि जो पार्ट उसका नॉर्दर्न पार्ट में ऑस्ट्रिया ने के हैब्सबर्ग एम्पायर के पास था उससे छीनने के लिए उसने फ्रांस की सहायता ली. और इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके सारे ही पार्ट्स को मिलाकर इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया और इसमें वो सक्सेसफुल भी हुए. इसी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और था गैसिपी गैरिबाल्डी, जिसने जो कि राजा की हेल्प करना चाहता था और उसने पूरी तरह से जनता की खुद की सेना बनाई और उसने इसमें राजा की सहायता की. इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज and succeeded in winning the support of the local peasant in order to drive out the Spanish rulers. गैरिबाल्डी ने एक अपनी खुद की सेना बनाई, लोगों की जो वॉलंटियर्स थे, स्वयं से सेवक जो थे, देश के लिए लड़ना चाहते थे, उनसे निस्वार्थ जो सेवा भाव से एक सेना बनाई. और उन्होंने देश के लिए दो पार्ट थे, सिसिली जो थी वो कुछ पार्ट्स को कहते थे, तो ये जो दो सिसिलियाँ थी वहाँ पर जाकर उन्होंने
स्पेनिश जो रूलर थे, क्योंकि स्पेन के बारबून जो राजवंश थे उन्होंने भी कुछ हिस्से को कंट्रोल किया हुआ था। तो इन दोनों सिसिलियों को स्पेनिश रूलर से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने किसानों को अपने फेवर में किया और वहाँ के लोकल किसान जो थे उनके सपोर्ट में हो गए और उन्होंने राजा विक्टर इमैनुअल के लिए अपने जो वहाँ के जो स्पेनिश रूलर थे उनको भगाने में उनकी सहायता की। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। इस तरह से 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को इटली का एक संपूर्ण इटली का शासक घोषित कर दिया गया। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of literacy were very high remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology. The peasants masses who had supported Garibaldi in South Italy had never heard of Italia and believed that La Italia, that Victor Emmanuel's wife, जो सपोर्ट किया था, जिन किसानों ने गैरीबाल्डी को सपोर्ट किया था, तो वो किसान जो थे वो उस समय बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, उन लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी। केवल वो गैरीबाल्डी की वजह से ही उनको सपोर्ट कर रहे थे, राजा को सपोर्ट कर रहे थे, विक्टर इमैनुअल को सपोर्ट कर रहे थे। वो इटालिया वर्ड उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। वो इटालिया का मतलब जो समझते थे वो ये समझते थे कि ला टालिया जो है विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है और वो उस राजा के लिए सपोर्टिव थे। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, एक देश का और यूनिफिकेशन हुआ ब्रिटेन का, लेकिन ब्रिटेन का यूनिफिकेशन जो था वो एक अलग तरीके से हुआ था, वहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था। वो सारी स्टोरी जो है वो बिल्कुल ही अलग है। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन में जो मॉडल अपनाया गया यूनिफिकेशन के लिए वो बिल्कुल ही अलग था। उसके लिए कई बार जो बहस की जाती है उसमें भी इस चीज़ को रखा जाता है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रिवोल्यूशन। वो क्योंकि जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ वो किसी बड़े बदलाव का, किसी चमत्कार का कारण नहीं था, ना ही किसी क्रांति का परिणाम था। वो जो हुआ था वो धीरे धीरे एक लंबे प्रोसेस के बाद हुआ था। इसीलिए कहा जाता है, जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात पर बहस करते हैं कि किसी तरह का बदलाव लाने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कोई क्रांति भी नहीं हुई और ना ही किसी चमत्कार की बात हम यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, एक लंबी प्रोसेस के थ्रू हुआ। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश शासन नहीं था, यानी कि ब्रिटेन नाम का पूरा कोई देश नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश isles were ethnic ones such as English, Wales and Scottish और Irish। ब्रिटेन में रहने वाला कोई भी पर्टिकुलर ब्रिटिश नहीं कहलाता था, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे, मतलब उनका कल्चर में कुछ डिफरेंस था। जैसे कि इंग्लैंड जो, क्योंकि ब्रिटेन जो है एक द्वीपों का समूह है, वहाँ पर जो है आइलैंड्स हैं, तो एक आइलैंड्स का समूह है, तो उन आइलैंड्स में सबसे बड़ा इंग्लैंड था और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को इंग्लिश कहा जाता था। जबकि बाकी और जो दूसरे आइलैंड्स थे उन पर रहने वाले जो अलग अलग कल्चर के लोग थे उनको वेल्स, किसी को स्कॉटिश या आयरिश कहा जाता था। इस तरह से ये 2-3 कल्चर के लोग वहाँ पर रहते थे। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। इन लोगों के अपने खुद के कुछ कल्चर थे, मतलब अपनी अलग संस्कृति थी, अलग राजनीतिक जो ट्रेडिशंस थे, संस्कृति थी। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडीली ग्रू इन वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर, it was able to extend its influence over the other nations of the islands। अब क्योंकि इंग्लैंड जो था वो इंग्लिश वहाँ के जो लोग थे उनका वो एक सबसे बड़ा आइलैंड था और वो पावरफुल होता जा रहा था धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन के कारण। तो जब उसकी पावर बढ़ी तो उसने बाकी के जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1868
1888. At the end of the protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be formed. 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट यानी कि इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी उसने राजा की पावर जो है वो कम कर दी थी, और राजा की पावर कम होने के बाद इस पार्लियामेंट की पावर जो है बढ़ गई थी। अब वो धीरे धीरे अपने जो कन्फ्लिक्ट्स थे उनको कम कंट्रोल करके कवर अप करके एक राष्ट्रीय राज्य की तरफ बढ़ रहा था। अब वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपने एरिया को भी बढ़ाना चाहता था, और काफ़ी सारी कॉलोनियाँ उस समय तक उसकी बन चुकी थी। द एक्ट ऑफ यूनियन between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. अब क्योंकि वो एक पावरफुल कंट्री बन चुका था और बड़ा होने के कारण उसने अपने आसपास में जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू किए। जैसे सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो स्कॉटलैंड के साथ हुआ। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1707 में, जिसके कारण उस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन उसका नाम रख दिया गया, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों मिलाकर बने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इस तरह से इंग्लैंड जो था इस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ये रखा गया कि स्कॉटलैंड में इंग्लैंड के रूल रेगुलेशन को लागू किया जाएगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस समय स्कॉटलैंड से ये वादा किया गया था कि उनको भी बराबर का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटेन जो था उसको उससे बड़ा होने के कारण उस पर हावी होने लगा, और धीरे धीरे स्कॉटलैंड की जो एक अलग कल्चर था, अलग भाषा थी, उसको दबा दिया गया और पूरे स्कॉटलैंड को भी इंग्लिश और ब्रिटिश जो थे वो हावी होते चले गए। द कैथोलिक क्लैंस that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. जैसे ही जो कैथोलिक्स वहाँ के रहने वाले थे, जो वहाँ के कुछ लोग जागरूक लोग जो ब्रिटेन के खिलाफ जो बोलते थे, उनका विरोध करते थे, स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करते थे, तो उनको दबा दिया जाता था। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर Gaelic language or wear their national dress, and large number of were forcibly driven out of their homeland. जो बड़े बड़े वहाँ के ज़मींदार थे स्कॉटलैंड के, उन लोगों पर पाबंदियाँ लगाई गई। वो अपनी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज गैलिक लैंग्वेज थी उसको नहीं बोल सकते थे, उनकी ट्रेडिशनल जो ड्रेस थी वो नहीं पहन सकते थे, और जो इनका विरोध करते थे उनको वहाँ से निकाल कर उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े कर लिए और वहाँ से उनको निकाल फेंका। आयरलैंड सफ़र्ड ए सिमिलर फेट। इसी तरह आयरलैंड को भी इंग्लैंड ने अपने कंट्रोल में किया। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड जो था वो एक छोटा सा देश था, और वहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो जो ग्रुप बने हुए थे। उसमें क्रिश्चियन धर्म में ही दो पार्ट में डिवाइडेड था धर्म। कैथोलिक्स जो थे वो पुरानी परंपराओं को मानते थे, और प्रोटेस्टेंट जो थे वो पुरानी परंपराओं को छोड़कर आधुनिकता को अपनाने के पर जोर देते थे। तो पूरा देश जो था वो दो पार्ट में बटा हुआ था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब उसमें कैथोलिक्स जो थे वो ज़्यादा थे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ जो थी वो ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट्स के पास थी, और इंग्लैंड ने इसी चीज़ को निशाना बनाया। प्रोटेस्टेंट्स को उन्होंने सपोर्ट किया। प्रोटेस्टेंट जो चाहते थे कि इंग्लैंड के साथ मिलकर शक्तिशाली देश बनाया जाए, जबकि कैथोलिक्स जो थे वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे। कैथोलिक्स रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। जब उन्होंने ये कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया, क्रांति कर दी ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ, तो उस विद्रोह को दबा दिया गया। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोनी एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 द आइलैंड वॉज पॉसिबली
इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। 1798 में ये विद्रोह किया गया था। वुल्फ टोनी और उसके जो बाकी आयरिशमैन थे, आयरलैंड के जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए और अंत में 1801 में आयरलैंड को भी ज़बरदस्ती उसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया। A new British nation was formed through the propagation of a dominant English culture। इस तरह से एक नए ब्रिटिश नेशन का निर्माण हुआ जिसमें ब्रिटेन जो था, इंग्लैंड ने अपना पूरा कब्जा कर लिया और पूरे अपने इंग्लिश कल्चर को ही उन बाकी के दोनों जो उसमें मर्ज हुए थे स्टेट्स उन पर हावी हो गए। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश flag, the national anthem, the English language were actively promoted, and the older nation survived only as subordinate partners in this union। कहने के लिए तो ये यूनियन बनाई गई जिसमें सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन वास्तव में ब्रिटेन के सारी चीज़ें जो थी वो ब्रिटेन की ही अपनाई गई। जो नया राष्ट्रीय झंडा बनाया गया वो ब्रिटिश फ्लैग था, यानी कि ब्रिटेन या इंग्लैंड का जो झंडा था उसी को ही नेशनल फ्लैग बना दिया गया। नेशनल एंथम जो था वो भी ब्रिटेन का ही था। किसी भी तरह से स्कॉटलैंड या आयरलैंड के किसी भी चीज़ को उसमें शामिल नहीं किया गया। ओवरऑल ब्रिटेन या इंग्लैंड का ही प्रभुत्व जो है उन पर हावी हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। इस तरह से पूरी तरह से जो ब्रिटेन था उस उन पर हावी हो गया और जो ये बाकी के दो स्टेट्स थे वो उनके सबऑर्डिनेट बनकर रह गए, यानी कि उनकी यूनिट्स बन गई। उन पर वो ज़्यादा कुछ अपना वो नहीं दे पाए, अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाए और अपने आप को वहाँ पर संगठित नहीं कर पाए। इस तरह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन जो था वो एक अलग तरीके से हुआ था। वहाँ पर किसी तरह का विद्रोह नहीं किया गया बल्कि उसको सुप्रेस करके उनको कंट्रोल किया गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।